नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल गया सृजन पे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ 10th-12th के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक हैं, जो 12th का क्लास लेते हैं, 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं। उनसे बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में। आइए बात करते हैं सर से। गुड गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम सर? गुड मॉर्निंग विवेक जी। मेरा नाम बीके सिंह। मैं पीजीटी फिजिक्स केंद्रीय विद्यालय गया नंबर 1 और विगत 5 वर्षों से मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले दानापुर में था, केंद्रीय विद्यालय में ही। और जैसा कि आपने बताया कि 12th के बच्चों के लिए क्या टिप्स होना चाहिए, क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम 6 मार्च को फिजिक्स है। वैसे एग्ज़ाम फरवरी में शुरू हो जा रहा है, लेकिन फिजिक्स 6 मार्च और संजोग से सोमवार को है। हुँ, एक दिन पहले संडे है, तो एक अच्छा-सा गैप है और मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा, बच्चे कैसे अच्छा स्कोर करें फिजिक्स में। सबसे पहला, कॉन्फिडेंट रहें और जो भी प्रश्न का जवाब देना हो, खास करके फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, जिसमें डायग्राम बनाना रहता है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि डायग्राम आप पेंसिल से बनाएँ। पेंसिल और इरेज़र का यूज़ करें, क्योंकि कभी-कभी घबराहट में कोई डायग्राम अगर गलत हो गया, आप कलम से बनाएँगे, तो फिर से आपको कट करना काटना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा। इसमें नीटनेस जो है वो कितना प्रायोरिटी रखती है? बिल्कुल, ऐसी का हम लोग भी एग्ज़ामिनर भी समझते हैं कि बच्चे जब घबराहट में कुछ गलत करते हैं, फिर इरेज़ करके बना देते हैं पेंसिल से और बड़ी आसानी से बन जाता है। उनको मौका मिल जाता है, टाइम टाइम बचता है इससे और स्पेस भी बचता है। इसलिए निश्चित रूप से डायग्राम, हम तो कहेंगे और भी सब्जेक्ट में भी जितने भी डायग्राम हो, वो पेंसिल का यूज़ करें। बहुत सहूलियत होता है, याद भी आता है, प्रैक्टिस भी करते हैं बच्चे पेंसिल से। जो बच्चे पेंसिल से यूज़ किए हैं, उनको बहुत एडवांटेज होता है। बाकी डिस्क्रिप्शन तो कलम से लिखते ही हैं। ये पहला टिप्स है बच्चों के लिए। जो डिस्क्रिप्शन है वो किस पेन से जनरली होना चाहिए? वो हम लोग प्रेफ़र करते हैं ब्लू से ही बच्चे को लिखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इवैल्यूएशन में रेड से लोग चेक करते हैं, फिर ब्लैक से उसका कोऑर्डिनेशन होता है। हुँ, इसीलिए वो ब्लू से ही बच्चे को, ब्लू डॉट पेन से, जेल पेन नहीं यूज़ करें। ब्लू जो आपका डॉट पेन है उससे यूज़ करना चाहिए बच्चों को खास करके। मल्टी कलर नहीं होना चाहिए। नहीं, मल्टी कलर अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पर लगे एक अच्छा पॉइंट है, उसको जी। आप अंडरलाइन कर सकते हैं बच्चे, ताकि एग्ज़ामिनर का ध्यान वहीं चला जाए। जो अच्छा पॉइंट हो, जो इवैल्यूएटेड पोर्शन हो, जी। उसको निश्चित रूप से अंडरलाइन कर देना चाहिए। एकदम टू द पॉइंट जवाब होना चाहिए। फिज़िक्स में क्वेश्चन क्या होता है, राइट द इक्वेशन, राइट द फॉर्मूला, तो बच्चे कन्फ्यूजन में क्या करते हैं, उसको डिराइव करने लगते हैं। इसलिए ये कन्फ्यूजन होता है। वो देखा, वो राइट द इक्वेशन, लेकिन वो डिराइव करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम बचत। इस बार का क्वेश्चन पैटर्न जो है बदल गया है। सारे स्कूल में बच्चों को हम लोग भी बताते हैं कि पहले तो जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव आता था, अब मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन रहेंगे 1 से 15 तक। ये 15 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे। हुँ, हुँ। उसके बाद 3 क्वेश्चन इस बार जो पूछा गया है, वो आपका जो है उसमें रहेगा आपका एक तरह से असर्शन और रीज़न। नया एडिशन है इसके लिए। असर्शन और उसमें रीज़न में स्टेटमेंट रहता है और उसके बाद ऑप्शन दे देता है 5 ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। ए में रहता है क्या जो रीज़न और असर्शन दोनों सही है, और रिसर्शन जो है वो यानी रीज़न का बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सही है, उसमें ऑप्शन ए मारना है। हुँ, हुँ। इसमें रहता है कि नहीं, रीज़न और असर्शन सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं सही है, उसमें बी मार। इस तरह से ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के और आंसर उसी में रहता है। बच्चे थोड़ा-सा टेक्निकली अगर हो जाएँ, प्रैक्टिस कर लें, तो वो 15 और 3 18 नंबर तो अच्छा आसानी से ला सकते हैं बच्चे। लेकिन कांसेप्ट, फिज़िक्स में कांसेप्ट बहुत ज़रूरी है। कांसेप्ट तो होना ही चाहिए। और जो बच्चे के लास्ट टाइम तैयारी करना हो, किस टॉपिक पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, जो बच्चे चाहते हैं कि घबरा गए हैं, चाहे उनका तैयारी अच्छे से नहीं हो पाए हैं, तो भी फिज़िक्स में 70 में 40 मार्क्स तो आप आसानी से ला सकते हो। मेरा टिप्स है, सबसे पहले आप, एक बहुत ही आसान चैप्टर है फिज़िक्स में और बहुत अच्छा मार्क्स है, 7 मार्क्स। हुँ, हुँ। लास्ट चैप्टर है 14th चैप्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बिल्कुल लॉजिकल है और बिल्कुल आसान चीज़ है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में दिया गया है। आपका जो है एनर्जी बैंड डायग्राम, सेमीकंडक्टर, डायोड का उसमें यूज़ है, डायोडाइज रेक्टिफायर। सिर्फ़ उसमें सर्किट डायग्राम छोटा-छोटा और लॉजिक
से बेस्ट क्वेश्चन है। 7 नंबर आसानी से बगैर ज़्यादा मेहनत का ले सकते हैं। सबसे पहले बच्चे उस पर फोकस करें। जो जिनकी तैयारी कम है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो पूरे 14 के 14 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जिनकी तैयारी में थोड़ी-सी कमी रह गई हो, वो सबसे पहले वो चैप्टर नंबर 14 जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, उनका तैयारी कर लें, वो आराम से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक और आसान चैप्टर है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड भी रहता है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर। इसमें ग्राफ्स बेस्ड क्वेश्चन रहता है। एटम और न्यूक्लियाई जो है आपका केमिस्ट्री से में पढ़े हैं बच्चे, बोर्ड्स मॉडल वगैरह है, उससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है, आसानी से बना सकते हैं, कम मेहनत के बाद। उसके बाद फिर आप आ जाएँ ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में से 2 क्वेश्चन तो हम लोग बच्चे का 2 में से 1 आएगा ही। एक आता है माइक्रोस्कोप है और टेलीस्कोप। इसका रे डायग्राम अच्छे से पेंसिल से यूज़ करके, स्केल यूज़ करके, ये दोनों में से एक रहता ही है हर एक बार। ये 2 नंबर या सिर्फ़ डायग्राम अच्छे से बना देंगे, उसका लेबलिंग कर देंगे 2 मार्क्स, सिर्फ़ डायग्राम बनाने में। बहुत आसान चीज़ है। माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप एक रहेगा इसमें से। उसके बाद आगे चल के आना चाहिए बच्चे को, सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और आसान-आसान डेरिवेशन है। स्टार्टिंग बच्चे चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करते हैं और लास्ट आते-आते हर एक स्कूल में 2, 3, 4 बार तो निश्चित रूप से उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट टेस्ट हो, बच्चे का मंथली टेस्ट हो, तो सबसे पहला चैप्टर तो यूज़्ड टू हो जाते हैं, तो बच्चे उसको भी अटेम्प्ट करें अच्छे से, तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इन टोटल अगर बच्चे चाहते हैं कि अच्छे से पास करें, तब तो न्यूमेरिकल पार्ट्स पे भी ध्यान देना है। न्यूमेरिकल्स जो पूछा जाता है फिजिक्स में, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स में तो रे ऑप्टिक्स थोड़ा-सा पहले से बच्चे जानते हैं, लेकिन नया चीज़ इसमें आता है कि वेव ऑप्टिक्स, जिसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया। हाँ, बच्चे आप ध्यान रखेंगे, जो इस सेशन के लिए कुछ पोर्शन डिलीट कर दिए गए हैं हर एक चैप्टर से। अपडेट किया गया है अपडेट सिलेबस किया को। गया हाँ, सिलेबस को। इसीलिए उस पोर्शन को आप पिछले बार देखेंगे, पिछले साल पूछा गया होगा वो क्वेश्चन, लेकिन इस बार हटा दिया गया है। जैसे डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में पहले डेरिवेशन था फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए, अब वो हटा दिया है। वो उसको डायरेक्ट सिर्फ क्वालिटेटिव कैसे इंटरफेरेंस होता है, कैसे डिफ्रैक्शन होता है, उसका जो सबसे अच्छा उसमें है क्वेश्चन पूछता ही है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी ग्राफ है, दोनों में थोड़ा-सा दोनों में डिफरेंस है। अब बहुत आसान चीज़ है, बच्चे वो कर लेंगे। ये कम से कम ये ग्राफ बना ले इंटेंसिटी का, दोनों में थोड़ा पैटर्न अलग-अलग है, रिलेटेड चीज़ है। उसमें भी मार्क्स अच्छे आ जाएँगे। इस तरह से अगर बच्चे हर एक चैप्टर वाइज़ करते जाएँ, पहले अपना प्रायोरिटी बना लें कि कहाँ से हम शुरू करें। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम तो कहेंगे बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से शुरू करें आप। तो अ, जितने भी यूनिट्स हैं सिलेबस में जितने भी यूनिट्स आते हैं, उन सारे यूनिट का सेम मार्क्स वेटेज रहता है या फिर यूनिट वाइज़ डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स रहते हैं? नहीं, नहीं, वो थोड़ा-सा मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग किया गया है। जैसे हमारा जो है पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 चैप्टर है। इसमें 16 मार्क्स के 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से यूनिट जो हो गया, उसके बाद थर्ड में और फोर्थ मिला के, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें से 17 अल्टरनेटिंग करंट से भी बच्चे अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है उसमें, इम्पीडेंस के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में, और बहुत आसान डेरिवेशन है। खास करके जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। उसमें थोड़ा-सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ है, इसलिए मैथ्स वाले बच्चे तो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट। इसमें ये दोनों मिला के 17 मार्क्स है। उसके बाद सबसे अधिक मार्क्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स, इसमें 18 नंबर पूछा जाता है। ये थोड़ा-सा लंबा है ऑप्टिक्स, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो उसमें जीके टाइप क्वेश्चन पूछता है। अगर बच्चे याद कर ले, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम, उसमें किस स्पेक्ट्रम का कहाँ यूज़ होता है, एक्स रेज़ कहाँ यूज़ करते हैं, गामा रेज़ कहाँ यूज़ करते हैं, जनरल हम लोग जानते हैं मेडिकल साइंस में भी एक्स रेज़ का, गामा रेज़ का कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। उस चैप्टर से भी एक आराम से क्वेश्चन 3 नंबर का बन सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत आसान चैप्टर है। उसके बाद जिसका मैंने चर्चा किया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये बहुत आसान चैप्टर है। इस पर फोकस करके 12 नंबर में 12 लाया जा सकता है। ये चैप्टर जो है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, उसके बाद फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ है, बहुत आसान चीज़ है। इसको भी बच्चे प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, तो 12 मार्क्स इसमें, और लास्ट जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये 7 मार्क्स का, यानी 12 और 7 यानी 19 मार्क्स तो हर एक बच्चे को आना ही चाहिए जो कम पढ़े।
19 इधर से ले आते हैं, उधर अगर कर लेते हैं अच्छा से, तो 40 मार्क्स आसानी से बच्चे ला सकते हैं। इस तरह तो का तैयारी। ये टोटल मिला के कितने हो गए? हाँ, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 70 मार्क्स 70 हो गए। 70 का थ्योरी होता है हुँ, फिजिक्स हुँ। में, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। जो प्रैक्टिकल पहले से हम लोग को करवा लेना है। पहले तो बट 80 और 20 का था ना सर? 80-20 फिजिक्स में नहीं था, और अच्छा। सब्जेक्ट में है। जैसे मैथमेटिक्स में है, हुँ, हुँ। 80 का थ्योरी होगा और 20 का इंटरनल असेसमेंट होता है। और कुछ सब्जेक्ट में है, जैसे इंग्लिश में भी अब कर दिया गया है, हिंदी में भी कर दिया गया है कि 80 का होगा फाइनल एग्जाम, और 20 का स्कूल की तरफ से इंटरनल असेसमेंट, साल भर जो बच्चे पढ़े हैं हुँ, वो हुँ। इंटरनल एग्जाम लेके उसका वेटेज दिया जाता है। लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में ये वही है पहले से, 70 थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना। तो प्रैक्टिकल पहले हम लोग ले लेते हैं। तो ये सर, तो अभी आपने बताया कि जो फ़ॉर्मूले लिखने के लिए आते हैं, उसमें केवल आप फ़ॉर्मूले ही लिखिए, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दीजिए। तो वो मतलब वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है या फिर चाहे जितने भी मार्क्स का है, आपको केवल और केवल फ़ॉर्मूले लिखने हैं? नहीं, नहीं, जैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन में प्राय डेरिवेशन नहीं रहता है, 2 मार्क्स में भी डेरिवेशन नहीं रहता है। लेकिन 3 मार्क्स इसमें इस बार पैटर्न क्या है, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। हाँ, सबसे अच्छी बात जो मैं बताना चाह रहा था, इस बार जो है 35 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो 34वाँ और 35वाँ क्वेश्चन जो है, वो केस स्टडी बेस है। एक हुँ, हुँ। पैराग्राफ रहता है, उसी पैराग्राफ से उसी में आंसर रहता है। उसी से संबंधित क्वेश्चन नीचे में 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, उस पैराग्राफ में आंसर रहता है। तो मैं बच्चों को टिप्स देना चाहूँगा, फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं 35 क्वेश्चन बच्चे को पढ़ना, और मात्र 3 घंटा समय है। 35 हुँ, हुँ। क्वेश्चन उसमें भी एबीसीडी है करके, और उसमें अगर बच्चे टाइम ज़्यादा दे देंगे, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। जी। 35 क्वेश्चन को पढ़ते भी जाएँ हम लोग कहें, तो कम से कम 35 मिनट तो पढ़ने में लग जाएगा। फिर उसको जी, दिमाग में लाके उसको आंसर में करना सही बात बहुत है। डिफिकल्ट, इसलिए बच्चे को थोड़ा फास्ट रीडिंग हैबिट डाला जाए। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट में केस स्टडी क्वेश्चन डाला जा रहा है, हर एक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में भी। वो लास्ट का 2 क्वेश्चन रहता है, उसमें क्या स्टेंजा दे के उसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड। तो मैं फिजिक्स के लिए टिप देना चाहूँगा बच्चों को कि आप स्टेंजा में पढ़ने में अगर टाइम ज़्यादा चला जाएगा, उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो आपको मालूम है। वो क्वेश्चन स्टेंजा नहीं भी पढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा कि लेंस में अगर कॉन्वेक्स लेंस है, अगर फोकस के अंदर रखा गया ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगा, ये सारे बच्चे जानते हैं। उसको नहीं भी पढ़ेंगे स्टेंजा को, हुँ, तो हुँ। आंसर वो कर सकते हैं, तो वो टाइम बचा सकते हैं। हाँ, अगर लगे कि नहीं हमको नहीं हो रहा है, तब आप स्टेंजा पढ़ें, वो जो है उसका डिस्क्रिप्शन, नहीं तो आप उसमें टाइम बचाइए आप। 4, और वो भी करीब-करीब 4 और 4, 8 नंबर का इस बार से केस स्टडी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स के बाद में बताता हूँ। हुँ, हुँ। और उसको आराम से बच्चे कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ यस और नो में भी 2 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, सिर्फ यस कह देगा कि हाँ करेक्ट आंसर, इज़ इट करेक्ट? यस, नॉट करेक्ट, नोट, 2 मार्क्स। इस तरह से बच्चे अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। अब लेकिन कांसेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जिनको आइडिया होगा ये कर सकते हैं। आप बताएँ डेरिवेशन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेरिवेशन फिजिक्स में किया जाता है। कोई फार्मूला है, खास करके मैं बता दूँ बच्चों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, गॉस थ्योरम करके हुँ, है। हुँ। उसमें उसका 3 एप्लीकेशन है। 3 में से 1 एप्लीकेशन पूछता ही है, और डेरिवेशन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर, एक है इन्फिनाइट प्लेन शीट, और स्फेरिकल सेल। इसका ज़रूर कर लें बच्चे, जिस 3 में से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा। उसमें क्या डायग्राम में रहता है हाफ मार्क्स, उसका स्टेटमेंट जो है गॉस थ्योरम लिख देंगे, सिर्फ थ्योरम लिख देंगे 1 मार्क्स, और डेरिवेशन में भी 1 मार्क्स। हुँ, इस हुँ। तरह से 3 मार्क्स बच्चे इसमें भी गॉस थ्योरम तो बच्चे निश्चित रूप से कर लें। निश्चित रूप से उसमें से एक क्वेश्चन रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर है उसी तरह से कभी-कभी क्या कर दे देगा कि राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट, राइट द, उसमें ही बच्चे डिराइव करने लगते हैं। हुँ, हुँ। सिर्फ वो लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, उतना लिख देंगे, उसमें उसको 2 मार्क मिलेंगे, लेकिन बच्चे घबराते रहते हैं हॉल में। ये बच्चे आप थोड़ा ध्यान देना कि क्वेश्चन ज़रूर 15 मिनट मिलेंगे आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, वो हर सब्जेक्ट में मिलता है। तो जी। क्वेश्चन को पढ़ लें, और ध्यान में रखने की फिजिक्स में कहाँ डिराइव करना है, कहाँ सिर्फ राइट करना है, एक्शन उस क्वेश्चन को, तो फार्मूला लिख देना है। फार्मूला लिख देंगे 1 मार्क्स, और वो बच्चे डिराइव करने लगते हैं, टाइम चला जाता है, मार्क्स उतना ही मिलना है, डिराइव नहीं करेंगे। इस पर ज़रूर फोकस करें बच्चे, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। और आपने पूछा कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले कौन क्वेश्चन, जनरली बच्चों में ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 तक बनाएँगे ना सीरियली, तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं हम लोग जो देख रहे हैं हुँ, हुँ। कि क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं, आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करें कि क्वेश्चन नंबर आप नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर में क्या, क्वेश्चन में भी क्या, जैसे 5 उसमें लिखा रहता है और, आप 5 और लिख दें। 5 का एक मेन क्वेश्चन है, उसी के नीचे में आता है एक ऑप्शन दिया जाता है और, जी। तो दोनों लिख दिया। अगर 5 है तो मेन सिर्फ 5 लिखे, नहीं तो 5 और लिख दें। इसमें क्या होता है, मैं मेंटली बता रहा हूँ, हम लोग जो चेक करते हैं कॉपी, जब क्वेश्चन नंबर बच्चे नहीं डालते हैं ना, एग्जामिनर को लगता है कि कौन-सा क्वेश्चन है, कितना मार्क्स का है। वो थोड़ा-सा क्या है कि सेट है उनको, हुँ, 1 हुँ। से लेके 15 तक में 1-1 मार्क्स का देना है, अब क्वेश्चन है ही नहीं पता कौन-सा नंबर। मार्किंग में डिस्टर्ब होते हैं, तो एग्जामिनर जहाँ 2 नंबर मिलना चाहिए, हाफ नंबर देके चले जाते हैं। तो क्वेश्चन मार्किंग अच्छा से करें। ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन, एमसीक्यू में जो ऑप्शन आएगा, उसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे 1 हुँ, और उसके बगल में लिख देंगे ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी ऐसे 4 रहता है। चारों में जो करेक्ट है, उसका ऑप्शन नंबर ज़रूर लिखें। आंसर लिखें कि नहीं लिखें, उसमें लिखा रहता है ये में कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज नहीं भी लिखें, लेकिन ऑप्शन नंबर सही लिखें, ऑप्शन ज़रूर लिखें। ये नहीं करेंगे आप, सिर्फ आंसर लिख देंगे कि हम इंक्रीजेज, तो फिर वो एग्जामिनर ढूँढते हैं कि सही क्या है, हुँ, कौन-सा हुँ। ऑप्शन सही है। इसलिए उस पर ध्यान दें आप, क्वेश्चन मार्किंग माने नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, अच्छा से लिखें। तो सर ये जो ड्यूरेशन है 3 आवर्स का, 3 आवर्स का अगर ड्यूरेशन अगर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो 1 एंड हाफ आवर का एक सेगमेंट बन जाता है। तो बच्चे उस सेगमेंट को कैसे यूज़ करें? जो फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ है 1 एंड हाफ आवर्स का, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? हाँ, देखिए क्या होता है, वैसे तो फर्स्ट डे थोड़ा ज़्यादा घबराहट होती है एग्ज़ाम में, पहला दिन इंग्लिश है, हुँ, हुँ। इसमें फिज़िक्स 6 तारीख को, तब तक 2 एग्ज़ाम हो जाएँगे। लेकिन फिर भी फिज़िक्स का नाम सुन के, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, पहले हम तो कहेंगे आप घर से चले एकदम मेंटली फ्री होके क्लास, स्कूल में पहुँचने के बाद अपना सीट अरेंजमेंट वगैरह देख लें, क्योंकि सीट अरेंजमेंट चेंज होता है। अपने सीट पर बैठने के बाद दिमाग को शांत रखें, और क्वेश्चन मिलते ही आप ये मत सोच लें कि हम क्वेश्चन नंबर 1 ही अटेम्प्ट करना है। 15 मिनट पढ़ें, जो सबसे आसान क्वेश्चन हो, यानी फर्स्ट हाफ में आप जो लगे कि हमको बगैर कोई ऑब्स्टेकल का हम लिख देंगे, वही आंसर शुरू कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, आपको क्वेश्चन नंबर 13 ही आ रहा है बिल्कुल सही, तो क्वेश्चन नंबर लिख दें 13, उससे स्टार्ट करें। हुँ, इससे क्या होगा, फिर उसके बाद जैसे-जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तो जो डिफिकल्ट पोर्शन भी है, और शुरू में आप बच्चे में क्या रहता है दिमाग में कि नहीं, पहले मैं 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, 5 मार्क्स का, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क्सिंग है, हुँ, लेकिन हुँ। वो 5 मार्क्स थोड़ा-सा अगर उसमें लेंदी रहता पोर्शन है। लेंदी रहता है, टफ हो गया, कहीं बच्चे उसमें फँस गए, हुँ, तो फिर उसका टेंशन बढ़ने लगता है। तो ऐसी सही बात गलती नहीं करें। तो सबसे पहले कि जो सबको सबसे आसान हो, बगैर एफर्ट का आप लिख सकते हैं। ऐसे रहते हैं क्वेश्चन, फिज़िक्स में ऐसे क्वेश्चन है कि आराम से लोग, बच्चा पढ़े हुँ, और उसको टिक मार लें कि हमको पहला क्वेश्चन नहीं लिखना, दूसरा। इस तरह से अगर 4-5 क्वेश्चन आप पहले स्टार्टिंग में कर लें, फ्लो हो जाएगा, तब आप धीरे-धीरे आप अपने बढ़ते न्यूमेरिकल पार्ट्स में जाएँ। फर्स्ट हाफ में आप निश्चित रूप से वैसा ही अटेम्प्ट करें जो आपको आता हो। ऐसा नहीं फिर सेकंड हाफ, यानी आप बोले कि फर्स्ट हाफ 1.5 घंटा, लास्ट 1.5 जी। घंटा क्या होना चाहिए। हाँ, जब आपका फिर बीच में फ्लो बन गया, तब आप जाइए, जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि 5 मार्क्स फिर क्या होगा, लास्ट में कोशिश कीजिए, लास्ट में बनाएँगे, आप घड़ी देखिए मेरा टाइम जा रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा। हुँ, हुँ। बीच में आप कोशिश कीजिए, जैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि नहीं अब हम बना लेंगे, तब आप भिड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालिए। क्वेश्चन नंबर ये इस बार 5 सेक्शन है, ए, बी, सी, डी और ई। ए में तो वही ऑब्जेक्टिव और असर्शन टाइप का होगा, 18 क्वेश्चन। उसके बाद 20 सेक्शन में है 19 से लेकर 25 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। उसमें थोड़ा-सा डेरिवेशन, डेफिनेशन ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद 26 से लेके आपका 30 तक, 26 से 30 तक में है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें डेरिवेशन रहेगा। हुँ, और 31, 32 और 33 ये 3 क्वेश्चन जो रहेगा, वो 5 मार्क्स का है। बच्चे ध्यान, पहले क्या होता था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट में रहता था, इस बार ऐसा नहीं है। जो आपका 31, 32 और 33 नंबर का क्वेश्चन जो होगा, जो सेक्शन डी में रहेगा, हुँ, वो हुँ। 5 मार्क्स का रहेगा। उसमें ए और बी करके रहता है, ए में 3 मार्क्स, कभी बी में 2 मार्क्स। एक पार्ट में रहेगा डेरिवेशन, दूसरे में न्यूमेरिकल्स। इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह से ऑप्शन भी रहता है और करके। जी। और लास्ट का जो 2 ई है, सेक्शन ई, इसमें 2 बताया मैंने, 34 क्वेश्चन नंबर और 35 क्वेश्चन नंबर। इसमें केस स्टडी, वही स्टेंजा रहेगा, और उससे संबंधित 4-4 क्वेश्चन रहते हैं। उसमें 4-4 मार्क्स का दोनों है। यानी पहला सेक्शन में 1 नंबर का, दूसरे सेक्शन बी में 2 नंबर्स का, तीसरे सेक्शन में 3 नंबर का, और चौथे सेक्शन में 5 नंबर का 3 क्वेश्चन। और लास्ट जो होगा आपका 5वें सेक्शन,
उसमें 4-4 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाए। लास्ट वाला जो है ना सेक्शन, वो केस स्टडी, वो तो बड़ी आसानी से बच्चे 8 नंबर ला सकते हैं। अगर थोड़ा-सा अगर आईक्यू भी लगाएँगे, इतना आसान क्वेश्चन रहता है, आंसर उसी में है। हुँ, हुँ। वो नहीं भी अगर आप ढूँढेंगे तो मिल जाएगा कहीं न कहीं से। उसको निकाल के 4-4 8 नंबर तो ला सकते हैं इसमें से आसानी से। इस तरह सर, से तो रीचेकिंग जो लास्ट में बच्चे करते हैं, उसके लिए बच्चे क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं? हाँ, उसके लिए बच्चे को चाहिए क्या, अगर वो टाइम बच रहा है तो कम से कम कोशिश करना चाहिए कि लास्ट का जो है 10 मिनट अपने रिवीजन के लिए, रिवीजन मतलब क्विक रिवीजन, ऐसा नहीं आप बनाने के लिए कि कहीं हो सकता है बच्चे कभी-कभी हम लोग भी देखते हैं, हुँ, हुँ। लिख रहे हैं 14 और वहाँ लिखा जाता है 40 यस। न्यूमेरिकल, खास करके न्यूमेरिकल्स बनाने वक़्त। तो वो थोड़ा-सा देख लें और क्विक फटाफट रिवीजन करके कहीं ऐसा हो रहा है तो उस तरफ करेक्शन कर दें कॉन्फिडेंटली, और तो फिर आगे बढ़े। कोशिश करें 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसको एक बार लास्ट में ज़रूर देख लें कि 5 में 5 मेरा आ जाए। अगर वो 5 या 15 नंबर में अगर वो 14-13 नंबर ले आते हैं, तो उनका निश्चित रूप से 65 प्लस मार्क्स, 70 आउट ऑफ 70, 65 5 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन आ जाए, अगर उसमें 15 में से 13-14 तो 65 प्लस मार्क्स लाते हैं बच्चे। 70 में 70 भी लाते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन बच्चे आपको जो है ना ख़ास करके ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना होगा। 18 मार्क्स जो है यानी 15 प्लस 3 जो बचा है, इस 18 में आपको 18 मिल सकता है हुँ, हुँ। और 0 भी मिल सकता है। क्योंकि अगर गलत ऑप्शन आप गलत मार ऑप्शन दिए में डायरेक्ट तो यहाँ 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, जी, बिल्कुल। यही मिला। इसीलिए आप थोड़ा-सा समझ के सिर्फ़ एबीसीडी लिखना है, हुँ, हुँ। आंसर भी वही है, लेकिन टेक्निकली और जो कांसेप्ट है उसी पर रहेगा, बहुत आसान रहता है। हुँ, हुँ। ऑब्जेक्टिव हम लोग भी करीब-करीब 2 प्री बोर्ड हो चुका है हमारे स्कूल में भी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बच्चे को प्रैक्टिस करवाए भी है, हम लोग देते भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजते हैं। बच्चे काफ़ी ढंग से कर रहे हैं अभी, उम्मीदें नहीं, विश्वास है। इस बार चूँकि कोविड में आप जान रहे हैं, पिछले 2 साल जी, से जी, बच्चे पढ़ाई जो नहीं हुई है। लिखने का आदत छूट गई है। सबसे बड़ा हम लोग जो फेस कर रहे हैं अभी, हुँ, 2 हुँ। साल बच्चे का ऑनलाइन क्लास हुआ, एकाएक अभी आ गए हैं, इस साल थोड़ा-सा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन हो गया। बच्चे लिखने में ही 2 साल घर में ऑनलाइन में, तो हम लोग भी चलो भाई पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं हो स्मार्ट पाया स्मार्ट हाँ, लिखने का। जी। स्मार्टफ़ोन से वो भी क्या कर रहे हैं, तो वो छूट गई है। इसलिए थोड़ा-सा हम लोग को मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है कि बच्चों को लिखो, बच्चे लिखने से भागते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन हम लोग भी ज़बरदस्ती लिखवाते हैं, लिख रहे हैं। इम्प्रूवमेंट है, ऐसी बात नहीं, हम लोग उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा तो असर है, ये कोविड का सर, पीरियड। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि एग्ज़ाम है, जितना प्रेशर बच्चों पे रहता है, उतना ही प्रेशर जो है वो पेरेंट्स पे भी रहता है और पेरेंट्स का प्रेशर जो है वो बच्चे ही झेलते हैं। तो इस मैटर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए खास तौर पे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं अभी बोलने ही वाला था। सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, आप बच्चे को बिल्कुल कंफर्टेबल रहने दें, खास करके एग्ज़ाम पीरियड में। अच्छे से खाना उसका जो चाहिए, प्रॉपर डाइट वो हो। सबसे बड़ी बात, पहला दिन आप जब बच्चे को लेके जाएँगे सेंटर पर, वो बहुत मायने रखता है। आप निश्चित रूप से आप देख लें कितना देर लगेगा सेंटर पे जाने में, आधा घंटा ज़रूर पहले सेंटर पर पहुँचे। सेंटर पर, क्योंकि पहला दिन कौन-सा जगह पर किस रूम में सीटिंग हुँ, प्लान हुँ, हुँ। होता है, वो जाके देखना है, नया स्कूल रहेगा, वहाँ का आधा घंटा ज़रूर पहले पहुँचे, बच्चे को वहाँ छोड़ें। अब बच्चे को कॉन्फिडेंटली ये मत पूछें कि तैयारी है कि नहीं। उसके बाद को सबसे बड़ा टिप्स मैं बता रहा हूँ, जब एग्ज़ाम खत्म हो जाए, बच्चे जब बाहर निकले, आप एकदम रहते हैं, कैसा गया, कैसा गया? जी। वो बच्चे से थोड़ा हँस के बोल दिए, "चलो बेटा, बहुत अच्छा, हम लोग पता कर लिए कि क्वेश्चन ठीक था, तुम्हारा अच्छा हो गया होगा।" हुँ, क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन नहीं करें कि बेटा कैसा गया, क्वेश्चन बताओ। और मैं टिप्स देना चाहूँगा सारे बच्चों को, पहला दिन जो पेपर हो गया, उस पेपर को या तो तुम मरोड़ के अपने गार्जियन को दे दो, और किसी साथी से डिस्कशन मत करो कि तुम्हारा ये होता है कि तुम्हारा कैसा गया रे। बच्चे देखते हैं एग्जाम हॉल निकल के क्वेश्चन खोल रहे हैं, ये क्वेश्चन कैसे बनाया, ये क्वेश्चन कर गलती हो गया। ये कभी मत करें। जो हुँ। टॉप भी करता है ना, उसका भी कोई ना कोई क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है। जी। अगर वो डिस्कशन करेंगे, बच्चे जो है आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। आप गार्जियन हैं, बच्चे को बोलिए कि बेटा चलो, अब हम आए हैं तुम्हारे साथ, घर पे चलो, खाना खाएँगे, एन्जॉय करेंगे, रेस्ट करेंगे। अब अगला पेपर की तैयारी करें। इसको भूल जाओ, कितना भी सर पीटोगे, वो बदलने वाला नहीं है, आंसर चला गया। बच्चे क्या करते हैं खास करके, लगता है कि किसी को मेरा पेपर खराब हो गया है, तो दूसरे बच्चे से फ़ोन से पूछते हैं हुँ, हुँ। कि तुम्हारा ये कैसा रहा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैं कहूँगा आप सीधे बोल दो कि मेरा बिल्कुल खराब हो गया, अब हम फिज़िक्स के बारे में नहीं जानते हैं, क्या है फिज़िक्स? अगला केमिस्ट्री है, हम केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं।
इसलिए केमिस्ट्री के बारे में कुछ पूछना है तो बोलो, हम फिज़िक्स नहीं जानते हैं। निश्चित रूप से ब गार्जियन भी बार-बार पूछते हैं कि बेटा ये कैसे क्वेश्चन लिखा? जो ख़ास करके जो आजकल बोलते हैं ना हम इंटेलिजेंट गार्जियन कि जो जानते हो कि क्वेश्चन क्या लिखा रे? इसका आंसर क्या लिखा? बिल्कुल ऐसा ना करें, उनको छोड़ दें, जो हो गया अगले की तैयारी आप करने के लिए अगर ऐसा करेंगे वो क्वेश्चन आके देखेंगे घर में, बहुत बहुत ही इसमें आत्मविश्वास चाहिए कि हम क्वेश्चन नहीं देखें। अगर वो देखें, रात में क्वेश्चन उसको मत दीजिए, अगर देख लिया तो कम से कम 2 दिन उसका रिवीजन का टाइम चला जाएगा। पक्का हम लोग भी फेस किए हुए हैं। बच्चे स्ट्रेस में हो हाँ, जाते स्टेज हैं। 2-3 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, कितनों भी क्योंकि एग्ज़ाम हॉल है ना। अगर वो आप अरे! हमको आ रहा था, हमसे छूट गया, मेरा 3 नंबर कट जाएगा, 4 नंबर कट जाएगा। वो कटने वाला तो कट ही जाएगा, उसको तो कोई नहीं बचा सकता है। इफ़ेक्ट क्या होगा? अगले पेपर पर उसका इफ़ेक्ट होगा। उसका जो है 2 दिन जो है रिवीजन नहीं कर पाएगा, बहुत मायने रखता है। वो गैप का फ़ायदा उठाने के लिए मैं टिप दे रहा हूँ, गार्जियन से भी अनुरोध कर रहा हूँ, जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से निकले, आप उससे क्वेश्चन ले लीजिए और उस क्वेश्चन को एकदम ऐसा जगह पर रख दीजिए कि जब लास्ट पेपर हो जाए, तभी निकालेंगे। इस तरह से हर एक पेपर में आप कीजिए, जब तक कि सारा पेपर नहीं हो जाए। इंग्लिश हो गया, क्वेश्चन ले लीजिए, हिंदी हो गया, कोई डिस्कशन नहीं, फिर नेक्स्ट पेपर का। ये बहुत काम आता है और जब लास्ट में सारा पेपर हो जाए कि अब लो जितना एनालिसिस करना है करो, अब देखो तुमको कितना मार्क्स आ रहा है। अब कोई भी गलत भी हो जाए, देखो अब अगला पेपर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए बीच में बिल्कुल क्वेश्चन को मत देखने दीजिए। मैं सभी गार्जियन से, बच्चों से भी अनुरोध करता हूँ, ऐसा गलती मत करना। हम लोग देखे हुए हैं, इसका फ़ायदा होता है। बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे जो हैं, घबरा के अगला पेपर खराब कर देता है। ऐसा मत करें आप, इसलिए इसको ध्यान देंगे। गार्जियन आप आश्वस्त रहिए कि आज के ज़माने के बच्चे हैं, वो हम लोग के ज़माने के बच्चे नहीं हैं। उसके पास बहुत सारा रिसोर्स है पढ़ने का, उसको पढ़ने दीजिए, मन से पढ़ने दीजिए। आप उस पर मत कीजिए कि नहीं तुमको 90 ही लाना है, 100 ही लाना है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, फलाने का बच्चे का इतना आ गया है, तुमको क्यों नहीं आ रहा है? इससे बच्चे और डिप्रेशन कंपेयर मत कीजिए एक-दूसरे का। ठीक है, हम उससे थोड़ा-सा धीरे से स्टार्ट किए, थोड़ा-सा कम नंबर आएगा, 2 नंबर कम आएगा, दूसरे सब्जेक्ट में हम मैनेज करेंगे। एक पेपर खराब भी हो गया, फिर बोल रहे हैं अगर मान लो फिजिक्स खराब हो गया, तो उसके चलते मैथमेटिक्स खराब नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान कहेंगे बच्चों से, क्वेश्चन मत देखना जब तक कि लास्ट पेपर नहीं हो जाए और आराम से कंफर्टेबल दो, पेपर अच्छा आएगा। हम लोग की शुभकामनाएँ, सारे टीचर जो हैं आपके पीछे हैं, सारे गार्जियन हैं, मीडिया वाले लगे हुए हैं, किस तरह से आपका अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन हो, इसलिए वो विवेक जी उतना दूर से अपने टीम के साथ आए हुए हैं कि कैसे-कैसे हम बच्चों को अच्छे से अच्छे टिप्स दें, कंफर्टेबल रहिए, खूब स्वस्थ रहना। ठंडी बढ़ गई है, तो इसमें वो भी ध्यान रखना है। कई-कई बच्चे का शिकायत आता है, सर ठंड हो लग रही है वैसा नहीं, आप गर्म कपड़ा पहनें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अगर कोई ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, घर में रह के पढ़ाई करें, टीचर से कॉन्टैक्ट में रहें और पहली बात, अगर कोई घबराहट हो कि कभी-कभी क्या होता है, हम अपनी बात आप सारे बच्चे बताते हैं, फिजिक्स का कॉपी किताब खोला, याद आता है अरे! केमिस्ट्री तो हम मेरा पीछे है, फिर केमिस्ट्री में भाग जाता है। केमिस्ट्री खोलता है, कहता है अरे! मेरा मैथ्स का तो इंटीग्रेशन का ये पोर्शन नहीं हुआ, तो केमिस्ट्री बंद कर देता है, मैथ्स शुरू कर देता है। ऐसी गलती नहीं करें। जिस समय आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भूल जाएँ दूसरे सब्जेक्ट को, फिजिक्स को ही ध्यान में रखें। फिजिक्स खत्म हो गया, अब केमिस्ट्री पढ़ाइए। एक ही साथ सब सब्जेक्ट को मत लाइए, तब फिर वो बिगड़ जाएगा मामला। ये सब होती हैं, बच्चों में होता है कि अरे! मेरा मैथ्स नहीं हो पा रहा है, छूट गया है, भाग जाता है मैथ्स, अरे! मेरा फिजिक्स नहीं हुआ, ऐसी गलती नहीं करें। चलिए, धन्यवाद। ये हमारे फिजिक्स के टीचर थे, जिन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दी हैं। बच्चों के लिए भी दिया है, साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी कि आप स्ट्रेस में नहीं रहिए। स्ट्रेस में अगर आप रहिएगा तो आपका जो एग्ज़ाम है वो भी बेकार जाएगा, साथ ही साथ जो आने वाला पेपर है वो भी आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बच्चों से और पेरेंट्स से आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि स्ट्रेस को भूल जाएँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल गया सृजन में। अगली बार फिर से आपके साथ नए वीडियो में आएँगे। धन्यवाद।